भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब एटॉमिक और क्रिटिकल मिनरल से जुड़ी हुई खनन परियोजनाओं में जनता से कंसल्टेशन नहीं किया जाएगा, यानी जनता की कोई राय नहीं ली जाएगी। पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक महत्व की इन परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है, ताकि इन खनन परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी मिल सके और जो राष्ट्रीय आवश्यकताएं हैं उनकी तेजी से आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। लेकिन क्या इस फैसले से स्थानीय समुदायों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा? क्या राष्ट्रीय विकास की जरूरतें इससे पूरी होंगी? यही सब सवाल लगातार उठ रहे हैं। चलिए सरकार के इस फैसले पर विस्तार से चर्चा करते हैं इन फोकस के प्रोग्राम में। तो सबसे पहले खबर यही है कि जो हमारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उसने एटॉमिक, क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल से जुड़ी हुई खनन परियोजनाओं को पब्लिक कंसल्टेशन यानी सार्वजनिक परामर्श से छूट प्रदान कर दी है। जब हम एटॉमिक मिनरल्स की बात करते हैं तो इस मिनरल्स में किस प्रकार के मिनरल्स आ जाते हैं? जो कि हमारी परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के अंतर्गत महत्व रखते हैं, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के अंतर्गत महत्व रखते हैं। ये सामान्यतः रेडियोधर्मी गुण रखते हैं इस प्रकार के जो हमारे एटॉमिक मिनरल्स होते हैं। इसमें कौन कौन से मिनरल्स आ जाएंगे? जैसे इसमें थोरियम आ जाएगा, इसमें यूरेनियम भी आ जाएगा और इसके अलावा इसमें मोनाजाइट भी आ जाएगा। आप जानते हैं कि मोनाजाइट से ही हम थोरियम की प्राप्ति करते हैं। थोरियम की जो प्राप्ति होती है वो मोनाजाइट से ही होता है। पर्वतीय जो हमारा तटीय रेत है, जो बीच की रेत है, उससे वहां पर मोनोजाइट है और उससे हम थोरियम की प्राप्ति करते हैं। इसके अलावा जो प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम भी एक एटॉमिक मिनरल्स के अंतर्गत आएगा और हम इसका ईंधन के रूप में उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार के जो मिनरल्स हैं ये एटॉमिक मिनरल्स के अंतर्गत आ जाएंगे। इसी प्रकार से जब हम क्रिटिकल मिनरल्स की बात करते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स किस प्रकार के मिनरल्स होते हैं? ये ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी आपूर्ति काफी जोखिम भरी है और आपूर्ति जोखिम भरे होने के साथ साथ किसी भी देश के आर्थिक और राष्ट्रीय विकास, औद्योगिक विकास के लिए ये केंद्रीय भूमिका का निर्वहन करते हैं। जैसे क्रिटिकल मिनरल्स में आप किन किन चीजों को रखेंगे? इसके अंतर्गत आप लिथियम को रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंतर्गत कोबाल्ट को रख सकते हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत आप निकल को रख सकते हैं। जैसे आप निकल का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? आप बैटरीज में इसका इस्तेमाल करते हैं, बैटरी में करते हैं। इसी प्रकार से कोबाल्ट का इस्तेमाल भी आप बैटरी में करते हैं और लिथियम का इस्तेमाल भी आप बैटरी के अंतर्गत करते हैं। तो इस प्रकार के मिनरल्स को आप क्रिटिकल मिनरल्स के अंतर्गत रखेंगे। जो हमारा रेयर अर्थ मेटल्स हैं, जो दुर्लभ मृदा तत्व हैं, उनको भी आप क्रिटिकल मिनरल्स के अंतर्गत रख सकते हैं। वस्तुतः रेयर अर्थ मटेरियल जो मेटल हैं या एलिमेंट्स हैं, इनको आप क्रिटिकल मिनरल्स के साथ साथ स्ट्रेटेजिक मिनरल्स में भी रखते हैं, क्योंकि इनका जो इस्तेमाल है वो इस प्रकार से होता है कि रक्षा तकनीक में भी इनका इस्तेमाल होता है और रक्षा तकनीक के अंतर्गत इनका इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी इस्तेमाल होता है। तो जो नवीन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की तरफ हमें गमन करना है, ट्रांजिशन करना है, क्लीन एनर्जी में क्रिटिकल जो एलिमेंट्स हैं उनका प्रयोग होता है, क्रिटिकल मिनरल्स का प्रयोग होता है। क्लीन एनर्जी के साथ साथ इनका प्रयोग रक्षा प्रौद्योगिकी में भी होता है। तो बहुत से ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिनका उपयोग आप रक्षा सुरक्षा प्रौद्योगिकी में भी करेंगे, जो कि स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के अंतर्गत आते हैं। तो कई बार आप देखेंगे बहुत से ऐसे मिनरल हैं जो कि क्रिटिकल मिनरल्स की श्रेणी में भी आते हैं और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की श्रेणी में भी आते हैं। तो इससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। स्ट्रेटेजिक मिनरल्स कौन से मिनरल्स होते हैं? जो देश की रक्षा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हाई एंड टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल होता है। और इसमें किस तरह के मिनरल्स को शामिल किया जाता है? जैसे इसमें आप शामिल करेंगे प्लेटिनम को, इसके अलावा बेरिलियम इसके अंतर्गत आ जाएगा और बेरिलियम के साथ साथ टंगस्टन, टंगस्टन भी इसके अंतर्गत आ जाएगा और जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और इन सब का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है? आप देखेंगे कि इनका प्रयोग अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में होता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत इनका प्रयोग राडार तकनीक में होता है और राडार तकनीक के साथ साथ अन्य जो हाई एंड टेक्नोलॉजी है उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। तो यहां पर आपने समझ लिया एटॉमिक, क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, यानी किसी भी देश की रक्षा
सुरक्षा, औद्योगिक विकास के अंतर्गत ये केंद्रीय भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसलिए इनका तेजी से खनन होना, इनकी तेजी से आपूर्ति होना, बिना जोखिम की आपूर्ति होना किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा, रक्षा और औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। और यही कारण है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि इन खनन परियोजनाओं में अगर हम पब्लिक कंसल्टेशन करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं निर्णय लेने में देरी हो सकती है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय रक्षा और औद्योगिक विकास नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। इसलिए इसमें पब्लिक कंसल्टेशन को हटाए जाने की आवश्यकता है, देश की रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए। ऐसी सभी जो परियोजनाएं हैं, इनका मूल्यांकन अब किसके द्वारा किया जाएगा? इनका मूल्यांकन केंद्रीय स्तर पर, सेंट्रल लेवल पर जो सेक्टोरल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है उसके माध्यम से किया जाएगा। चाहे इन परियोजनाओं का आकार कुछ भी हो, चाहे छोटी परियोजनाएं हो, चाहे बड़ी परियोजनाएं हो। तो इन परियोजनाओं के बारे में भी आपने समझ लिया और ये भी समझ लिया कि ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों आया है। छूट के कारणों पर अगर हम चर्चा करें तो कुछ छूट के कारण क्या है? छूट के कारण यह है कि जो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 है, एनवायरमेंट यानी पर्यावरण, इंपैक्ट यानी प्रभाव और असेसमेंट यानी मूल्यांकन नोटिफिकेशन 2006 है, उसके अंतर्गत कुछ इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं कि सरकार इस प्रकार का निर्णय ले सकती है। जैसे किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं? इसके अंतर्गत कहा गया है कि रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक कारणों से परामर्श से छूट दी जा सकती है। कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो रक्षा, सुरक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण है, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। उन परियोजनाओं को इस प्रकार के व्यापक कंसल्टेशन से छूट प्रदान की जा सकती है, क्योंकि सार्वजनिक परामर्श का सामान्यतः उद्देश्य क्या होता है? सार्वजनिक परामर्श का सामान्यतः उद्देश्य ये होता है कि स्थानीय समुदायों और स्टेक होल्डर्स, हितधारकों के साथ बातचीत की जाए, उन पर किस प्रकार से अलग अलग खनन परियोजनाओं का प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में जानकारी जुटाई जाए। साथ ही ये भी पता लगाया जाए कि इन परियोजनाओं का पर्यावरण पर किस प्रकार का प्रभाव हो सकता है, समाज पर, वहां रहने वाले लोगों पर उसका किस प्रकार का प्रभाव हो सकता है। ये सारी जानकारी जुटाने के लिए ही पब्लिक कंसल्टेशन किया जाता है। लेकिन जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय रक्षा और रणनीतिक महत्व की आती है, तो इन खनिजों के खनन के अंतर्गत अगर देरी होगी तो वो किसी भी देश के औद्योगिक विकास के साथ साथ रक्षा को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। और इसलिए यहां पर इससे एक छूट के विकल्प को उभारा गया है इन खनिजों के संदर्भ में, जो कि देश की रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक जरूरतों के लिए आवश्यक है। छूट जो है वो MMDR यानी माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, जिसे 2023 में संशोधित भी किया गया था, इसके फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट बी और पार्ट डी में जो सूचीबद्ध खनिज हैं उन पर ही लागू होगी। जैसे इसका जो शेड्यूल 1 है, शेड्यूल इसका जो फर्स्ट शेड्यूल है इस अधिनियम का, उसके पार्ट बी में एटॉमिक मिनरल्स सूचीबद्ध है और पार्ट डी में क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल सूचीबद्ध है। तो इन्हीं पर यह छूट लागू होगी, इन्हीं पर यह निर्णय लागू होगा कि इनके संदर्भ में अगर कोई परियोजना आती है तो उस पर पब्लिक कंसल्टेशन नहीं होगा, त्वरित गति से मंजूरी प्रदान की जाएगी। इसमें अलग अलग मंत्रालयों और विभागों की क्या भूमिका रही है इस निर्णय को लिए जाने के अंतर्गत? वस्तुतः रक्षा मंत्रालय ने 4 अगस्त को ही पर्यावरण मंत्रालय को पत्र भेजा था और ये कहा था कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बेहद ज्यादा महत्ता है देश की रक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, रणनीतिक इसका महत्व है। क्योंकि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, चाहे रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अंतर्गत आप देखेंगे कि मैग्नेट के निर्माण में उसका प्रयोग होता है और मैग्नेट के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो पूरा क्षेत्र है उसके अंतर्गत भी इसका इस्तेमाल होता है। राडार में, सोनार सिस्टम में, कम्युनिकेशन सिस्टम में, संचार प्रौद्योगिकी में, डिस्प्ले टूल्स में, व्हीकल माउंटिंग सिस्टम्स के अलावा जो प्रिसिजन गाइडेड हथियार होते हैं, जो टारगेटेड स्ट्राइक करते हैं, किसी भी क्षेत्र को लक्ष्यबद्ध करके किसी क्षेत्र को भेदना, मिसाइल के माध्यम से भेदना, हथियारों के माध्यम से भेदना, उसके अंतर्गत भी क्रिटिकल जो एलिमेंट्स हैं, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। तो अगर रक्षा क्षेत्र में इतने बड़े स्तर पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स का प्रयोग किया जा रहा है, क्रिटिकल जो हमारे खनिज हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय ने 4 अगस्त को ही पर्यावरण मंत्रालय को यह पत्र लिखा था
कि इनको वस्तुतः तेजी से मंजूरी प्राप्त होनी चाहिए। इसी प्रकार से जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, परमाणु ऊर्जा विभाग है, उसने भी 29 अगस्त को पत्र लिखा था और कहा था कि थोरियम और यूरेनियम का रणनीतिक महत्व है। इसके रणनीतिक महत्व पर उसने जोर दिया था और ये कहा था कि जो थोरियम है, जो मोनाजाइट जैसी बीच सैंड मिनरल से निकाला जाता है, वो भारत के तीसरे चरण के परमाणु कार्यक्रम के लिए अहम ईंधन है और इसलिए इस प्रकार की थोरियम से जुड़ी हुई परियोजनाओं को भी त्वरित गति से मंजूरी मिलनी चाहिए। आप ये जानते हैं कि भारत का जो परमाणु कार्यक्रम है, परमाणु कार्यक्रम के चरण कितने हैं? परमाणु कार्यक्रम, भारत के परमाणु कार्यक्रम के 3 चरण हैं। 3 चरण कौन-कौन से हैं? पहला चरण है यूरेनियम आधारित रिएक्टर, यूरेनियम आधारित रिएक्टर्स पहला चरण, और दूसरा चरण कौन सा है? प्लूटोनियम, प्लूटोनियम आधारित फास्ट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, और तीसरा चरण कौन सा है? तीसरा चरण है थोरियम आधारित, थोरियम आधारित रिएक्टर। तो आप देख सकते हैं कि भारत के तीसरे चरण के परमाणु कार्यक्रमों के अंतर्गत थोरियम का विशिष्ट महत्व है, ईंधन के रूप में इसका विशिष्ट महत्व है और इसलिए परमाणु ऊर्जा विभाग का विशेष जोर था कि इसको भी छूट प्राप्त होनी चाहिए, इसके रणनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने नए भंडार विकसित कर उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता भी जताई थी कि जो भी हमारे रणनीतिक महत्व के खनिज हैं, उनका हमें भंडार भी करना चाहिए और उनके उत्पादन को भी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। मंत्रालय ने भारत में रेयर अर्थ संसाधन यानी रेयर अर्थ मेटल या एलिमेंट्स सीमित होने का भी हवाला दिया था। सीधे तौर पर उसने कहा था, मंत्रालय का ये भी कहना है, सभी हमारे जितने भी मंत्रालय हैं, चाहे वो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हो, चाहे हमारा रक्षा मंत्रालय हो, चाहे हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हो, चाहे ये विभाग हो, सबका एक मत है और ये रिसर्च भी है कि भारत में जो रेयर अर्थ मटेरियल है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, वो बहुत सीमित भंडार है उनका। तो भारत को आपूर्ति पर निर्भर रहना पड़ता है और भारत में जो संसाधन सीमित होने के साथ-साथ जो वैश्विक स्तर है, वैश्विक स्तर पर भी इनका जो भंडार है, वो कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित है। जैसे चीन और ऑस्ट्रेलिया इसमें काफ़ी समृद्ध माने जाते हैं। तो वैश्विक स्तर पर भी ऐसा नहीं है कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जो दुर्लभ मृदा तत्व हैं, वो बहुत बड़े स्तर पर फैले हुए हैं। वो भी कुछ स्थानों पर ही केंद्रित हैं। इसलिए घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करना रक्षा तैयारियों के लिए जरूरी है और घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि इन खनिजों के खनन से संबंधित अगर कोई परियोजना है तो उसे त्वरित गति से मंजूरी प्राप्त होनी चाहिए और इसमें सरकार ने इन खनिजों की आपूर्ति बिना किसी बाधा के शुरू हो इन बिना बाधा के प्राप्त कर सके, इन खनिजों की आपूर्ति बिना बाधा के सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए सरकार ने वर्ष 2025 में एक महत्वपूर्ण मिशन की भी शुरुआत की है, जिसको हम कहते हैं नेशनल क्रिटिकल मिशन, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। उस मिशन के बारे में बात होगी, लेकिन हाल ही के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय देख लेते हैं जो कि त्वरित मंजूरी से जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे महत्वपूर्ण खनिज हैं, उनसे जुड़ी हुई त्वरित मंजूरी से जुड़े हुए हैं। जैसे 2025 में ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने परिवेश ऑनलाइन पोर्टल पर इन खनिजों से जुड़ी हुई परियोजनाओं के लिए एक अलग श्रेणी बनाई थी ताकि मंजूरी प्रक्रिया को तेजी प्रदान की जा सके। इसी प्रकार से वन संरक्षण एवं संवर्धन नियम 2023 में संशोधन भी किया गया था ताकि ऐसे खनिजों से जुड़े हुए, ऐसे खनिजों का मतलब कौन से खनिज? जो क्रिटिकल खनिज हैं, जो एटॉमिक खनिज हैं, जो स्ट्रेटेजिक खनिज हैं, इन खनिजों से जुड़े हुए जो वन अनुमोदन है, जो पर्यावरण से जुड़े हुए अप्रूवल्स हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान संशोधन करके जोड़े गए थे वन संरक्षण एवं संवर्धन नियम 2023 में। इसी प्रकार से माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन संशोधन अधिनियम 2023 में एटॉमिक, क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को शामिल करने शामिल कर खोज और खनन को बढ़ावा देने की भी कोशिश की गई थी। तो ऐसा नहीं है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एकदम से इसके बारे में निर्णय ले लिया है। आप देखिए कि लगातार इस प्रकार के निर्णय लिए जा रहे थे ताकि जो एटॉमिक मिनरल्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उनसे जुड़ी हुई खनन परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी प्रदान की जा सके। साथ ही जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं, एटॉमिक मिनरल्स हैं, इनसे जुड़ी हुई परियोजनाओं या इनकी आपूर्ति
बहुत तेजी से और बिना बाधा के सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए वर्ष 2025 में भारत ने राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन की भी शुरुआत की है। कैबिनेट ने इसको मंजूरी प्रदान कर दी है और इसका जो टोटल बजट रखा गया है वो रखा गया है 16,300 करोड़ रुपए। और 16,300 करोड़ रुपए लगभग यहां पर 7 लिखा गया है, लेकिन लगभग 6 मानिए, 6 वर्षों के लिए ये परियोजना चलेगी, वर्ष 2030-31 तक। 1500 करोड़ रुपए की इसके अलावा, इस परियोजना के अलावा हाल ही में 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना भी शुरू की गई है, जो कि राष्ट्रीय क्रिटिकल मिशन से जुड़ी हुई है। ये प्रोत्साहन योजना क्या है? ये प्रोत्साहन योजना ये है कि हमारे बहुत से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं जिसमें हमने क्रिटिकल मिनरल्स का प्रयोग किया है, निकल का प्रयोग किया है, लिथियम का प्रयोग किया है, कोबाल्ट का प्रयोग किया है और डिस्प्रोसियम का प्रयोग किया है, बहुत से ऐसे रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं उनका प्रयोग किया है। अब हम इन वेस्ट से भी इनको रिसाइकल करके भी उन मटेरियल्स को, उन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को, उन क्रिटिकल मिनरल्स को हासिल करने का प्रयास करेंगे ताकि इनकी आपूर्ति को बढ़ाया जा सके रिसाइकलिंग के प्रोसेस के माध्यम से। और इसी के लिए एक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है 1500 करोड़ रुपए की, जो ई वेस्ट, बैटरी के कूड़े कचरे यानी स्क्रैप्स और वाहन पार्ट से रिसाइकलिंग क्षमता को बढ़ाएगी और जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं या आप कह सकते हैं जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी आपूर्ति को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इसका लक्ष्य है 270 किलो टन वार्षिक रिसाइकलिंग क्षमता हासिल करना, साथ ही 40 किलो टन क्रिटिकल मिनरल उत्पादन इसके माध्यम से करना। और इसमें आने वाले समय में अलग अलग उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इसके अंतर्गत 8,000 करोड़ रुपए के निवेश होंगे, जिससे लगभग 70,000 नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। तो इस प्रकार से लगातार सरकार क्रिटिकल मिनरल्स जैसे खनिजों को प्राप्त करने, उनकी आपूर्ति को लगातार सुनिश्चित करने की, बिना किसी बाधा के सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। हालांकि जो सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया है बिना पब्लिक कंसल्टेशन के इन खनन परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने का, इस पर पर्यावरणविदों की कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी हैं। उनका कहना है कि अगर हम इस प्रकार से इन मिनरल्स के खनन परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करेंगे तो स्थानीय समुदायों पर जो प्रभाव इन खनन परियोजनाओं का पड़ सकता है उसके प्रभाव का मूल्यांकन नहीं होगा। साथ ही खनन परियोजनाओं से बहुत बड़े स्तर पर पर्यावरण को भी नुकसान होने की संभावना रहती है। तो उसका मूल्यांकन किस प्रकार से होगा? अगर हम एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन को ही दरकिनार करेंगे, भले ही उसमें कुछ छूट प्रदान की गई हो, लेकिन अगर हम एनवायरमेंट इम्पैक्ट का ठीक से असेसमेंट नहीं करेंगे, उसका मूल्यांकन ठीक से नहीं करेंगे, तो इन खनन परियोजनाओं को बहुत बड़े स्तर पर मंजूरी मिलने के बाद पर्यावरण को बहुत बड़े स्तर पर नुकसान भी हो सकता है। और जो हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले समुदाय हैं, ये पर्यावरण उनकी आजीविका का भी आधार है, तो उनकी आजीविका पर भी इससे नकारात्मक असर पड़ सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन प्रश्नों को आने वाले समय में सरकार को सुलझाना होगा। अब इस टॉपिक से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने एटॉमिक, क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की खनन परियोजनाओं को सार्वजनिक परामर्श से छूट देने का निर्णय किया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं: रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, खनन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।